आप लोगों को यही बताना तो चाह रहा हूं मैं कि आप लोग केवल और केवल अपने घर के चक्कर में, अपने घर वाले के सहयोग करने के चक्कर में, थोड़ा सा पापा का सहयोग कर दें, थोड़ा सा मम्मी का सहयोग कर दें, और इस तरह से पापा मम्मी घर परिवार का सहयोग करने लगते हैं आप लोग। मैं ये नहीं कहता कि वो आपके दुश्मन हैं, आप सहयोग कीजिए अपनी करियर बचा करके, अपनी लाइफ बचा करके। अच्छा एक बात बताइए, अगर साल 2 साल उनका सहयोग कर देते हैं और उससे आपकी खुद की लाइफ खराब हो जाती है तो यह बेटर है, अथवा साल 2 साल सहयोग नहीं करते हैं और खुद की लाइफ बना करके आने वाले दिनों में उनका बड़ा सहयोग लाइफ टाइम के लिए करते हैं, वह अच्छा है। तो जरा छोटे छोटे बातों में आप 2-400 2-4 हज़ार के चक्कर में घर वाले का सपोर्ट करने के चक्कर में लग जाते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा व्यतीत करते रहते हैं, अपने दोस्तों से गप्पे मारने के चक्कर में ज़्यादा लग जाते हैं, और यह सब स्थितियां आने वाले दिनों के लिए कहीं से बेहतर नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको अपने लाइफ के लिए आगे बढ़ना है, तो उसके लिए इन सब इमोशन वाले चीज़ों से, लोगों से जो जुड़ाव आप सोच करके और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत कर देते हैं, कदापि ऐसा नहीं कीजिए। मैं तो घर वाले के लिए भी कह रहा हूँ कि घर वाले के लिए भी आप इमोशनल नहीं होइए, उससे आपको परेशानी होगी, उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि पढ़ाई अब वह चीज़ नहीं रह गया, कंपटीशन वो चीज़ नहीं रह गया कि आप 2-4 घंटे पढ़ करके कंपटीशन निकाल लीजिएगा। अभी अभी रोहतास का एक लड़का मैट्रिक में बिहार बोर्ड में टॉप किया है। उसके पिताजी सब्जी बेचा करते थे और कुछ ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाया करते थे। आपने सुना है, कॉन्फिडेंस है उस लड़के में। उस लड़के ने क्या बताया है कि एवरेज लगभग हम 14 घंटा पढ़ा करते थे। तो एक मैट्रिक का लड़का टॉप करने के लिए 14 घंटा मेहनत करेगा और उससे अभी कैरियर नहीं बन रही है। वो बिहार में टॉप जरूर किया लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने जा रहा है। आपका अभी थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट सा हटा देता हूं, इसलिए कि बार बार यह कमेंट्स देखने को पड़ता है तो फिर मैं बोलने में थोड़ी सी उलझ जाता हूं, इसलिए कमेंट हटा देता हूं अभी आप लोगों का। अब सोचिए जरा आप कि वह लड़का जो मैट्रिक टॉप करना चाहता है वो 14 घंटा पढ़ रहा है, और आपको अपनी लाइफ टॉप करनी है, अन्य लोगों से हट करके अपनी लाइफ बनानी है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप भी उतनी ही स्थिरता से पढ़ें, काम करें, वही सोचें जो बाकी लोग सोच रहे हैं, बाकी आपके दोस्त सोच रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर रह गया? कैसे आप सोचते हैं कि फिर आपका जॉब जो है आपका हो जाए और उनका नहीं हो? आप भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहा है। आपने अलग क्या किया? कितना देर मेहनत किए? जो पढ़े उसमें से कितना आपको याद हुआ? आप क्या बता पाने की स्थिति में है जब आप सेट मार रहे हैं, जब आप क्वेश्चन सेट मार रहे हैं, उसमें क्या कमियां हो रही है? कौन सा विषय आपका जो है उसमें कमजोर पड़ रहा है, इसका ध्यान दीजिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी विषय है उसमें पॉइंट्स कौन सा कमजोर पड़ रहा है? आप मैथ बना रहे हैं, मैथ रीजनिंग का करते हैं, मैथ रीजनिंग में पहले आपने आपके द्वारा यह नहीं देखा जाता कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है। अब होता क्या है, आप लोग त्रिकोणमिति बनाना शुरू करते हैं। अब त्रिकोणमिति से क्वेश्चन संयोग से कभी एक देता है, तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए, एक क्वेश्चन करने के लिए हम कितने दिन तक वो त्रिकोणमिति में समय लगा देते हैं और कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर त्रिकोणमिति से कहीं संयोग से एक क्वेश्चन पूछ भी दिया तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन किधर इस अंक गणित वगैरह से देता है कुछ, है ना? मतलब आपका जो जिधर से क्वेश्चन पूछता है, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है, टारगेट उसी को करना है। कुछ भी मत पढ़िए, जो मन करता है सो ही मत पढ़िए। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन लगभग ख़त्म के कगार पर लगा दिया हूँ, अगर चाहूँ तो महीने 2 महीने और चलाते रह सकता हूँ, उसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन अभी आप लोग सेट बना करके देखिएगा, जितना मैं पढ़ाया हूँ, जितना क्वेश्चन आपको दिया हूँ, जितना समझाया हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें रहेगा। जो भी सेट आप उठा लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें रहेगा।
और इस पर तो फिर भी मैं याद नहीं करा पा रहा हूँ, इसलिए कि उसके लिए वो एक तो समय चाहिए और एक दूसरे को हम देख नहीं पाते, और दूसरा कि जीबी भी 1-1.5 GB होता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैं याद कराने में यहाँ पे सफल इसलिए नहीं हो पाता कि भाई अब पूछूं कैसे सबसे क्वेश्चन। क्लास में यह रहता है कि मैं डेली पूछ पाता हूँ, कौन क्या वो याद कर पाए नहीं कर पाए, फिर रिवीजन करता हूँ, फिर पूछता हूँ, फिर उससे कई सिस्टम उसमें चला करता है। तो क्लास में और यहाँ पर तो थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है, नो डाउट। तो इसके बाद वहाँ की समस्याओं को भी जानता हूँ, आपकी समस्या क्या है पढ़ने में। आपके घर वाले या फिर आपके रिलेशन वाले उलझा देते हैं छोटे छोटे कामों में, और अभी आपका एज छोटा है इसलिए आप छोटे बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, और यह छोटी छोटी बातें में उलझते आप छोटे बन जाते हैं। मेरी बात समझने में दिक्कत नहीं ना? छोटी छोटी बातों में उलझ करके आप छोटे बन जाते हैं, इसलिए छोटा छोटा बात आपको सबसे छोटा बना देता है। इसलिए थोड़ी बहुत बातें कई होती है, उसको नज़रअंदाज कीजिए, उसको हमेशा दिमाग में नहीं रखिए। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के तारे को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। इसलिए जो बीत गई सो बात गई। और आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के उसको बड़ा बनाते हैं और खुद छोटे बन जाते हैं। इसलिए आप टारगेट कीजिए, रणनीति बनाइए, और सबसे अच्छे लोग वो हैं आपके लिए, कंपटीटर के लिए, जो आपका कमेंट करते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो आपका कमेंट करते हैं, पीठ पीछे आपको आपकी शिकायत करते हैं। ये वो अच्छे लोग हैं आपके सेहत के लिए, और जो लोग आपके मुंह पर बड़ाई करते हैं वो आपके सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, वो आपके कैरियर के लिए, वो आपके लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं। वो अच्छा मानना चाहिए, जब आप कॉपी लेकर के पढ़ने चलते हैं तो शिकायत करता है कि पता नहीं कितना दिन तक पढ़ेगा, कब तक जॉब होगा। वैसे लोगों का भी होना जरूरी है। अगर शिकायत करता अगर बैक में नहीं हो तो आप केवल महानतम बनने के चक्कर में बर्बाद हो जाइएगा। रावण के बारे में आपने देखा है ना, उसके जितने भी मंत्री थे सब चाटुकार थे, तलवा चाटने वाले थे, कोई सही बात बताने वाला नहीं था उसके पास। अब उसका मनोबल दिनों दिन गलतियों में बढ़ते गया, गलतियों में बढ़ते गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? अंत में मारा गया। अंत स्थिति क्या हुई ये सब जानते हैं। और राम के पीठ पीछे बहुत सारे शिकायत होने, उसके घर वाले, उसकी माँ ने ही उनकी शिकायत करनी शुरू कर दी, और इस तरह का वरदान मांगा, इस तरह की शिकायत, इस तरह की उनसे परेशानियां उनको हुई कि उस जन्म लिए विष्णु के अवतार राम पुरुषोत्तम बन गए। कष्ट हुआ उनको। जब आपकी शिकायत होती है तो कष्ट होता है, यदि आप झेलने की काबिलियत रखते हैं तो। और जैसे ही आप उसको झेलते हैं आप महानता के चरम पर पहुंच जाते हैं। इसलिए शिकायत करता होना चाहिए। अगर पीठ पीछे आपकी शिकायत करता है तो उसको बुरा नहीं मानिए, उसको हल्के में ना लेकर के उसको पढ़ाई में पॉजिटिव में लेकर के आगे बढ़िए। क्योंकि सही में जब तक आप कुछ करके दिखाते नहीं हैं, समाज आपको अच्छा मानने के लिए तैयार नहीं है। समाज आपको बढ़िया नहीं मान सकती तब तक जब तक कि आप दिखा नहीं, साबित नहीं कर देते कि हाँ मैं उस लायक था। केवल यह कहने लायक कि मैं उस लायक हूँ और लोग मुझे उसका इज्जत दें, उस वैसी प्रतिष्ठा दें, कदापि संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोग कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाइए ना। ये अच्छा शब्द जो पहले हमें यूज में नहीं आया करता था, कोरोना वायरस ने आकर के बहुत सारी चीज़ें तो सिखा दिया। क्वारंटाइन होइए, एकाग्र हो जाइए, एकांत हो जाइए, एकांतवास हो जाइए। एक बीमारी से 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन में मर जाने वाला व्यक्ति क्वारंटाइन हो सकता है। क्या जिंदगी में 70-80 साल आप जी कर के भी मरते रहिएगा? उसके लिए 6 महीना, साल भर क्वारंटाइन नहीं हो सकते हैं, एकांतवास में नहीं जा सकते हैं। आज तक हमने यही देखा है
वह चाहे राक्षस हो या फिर मानव हो या फिर देवता हो, जिन्होंने भी क्वारंटाइन को अपनाया, जिन्होंने भी एकांतवास को अपनाया, जिन्होंने भी तपस्या को अपनाया और जो एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य की ओर साधा, आज वह सफल व्यक्ति में से है। आज वह सफल व्यक्ति हो गया। मतलब चाहे जो भी हो, रावण को भी अगर इतना बड़ा वरदान मिले हुए था, जो देवताओं को भी अपने कब्जे में कर लिया था, तो फ्री में नहीं मिला था। कहता है जब राम जी से लड़ने वह जाता है तो क्या कहता है रावण? शंकर भगवान से बोलता है कि आपने मुझे दिया है वरदान, और आपने मुझे जो वरदान दिया है वो फ्री में नहीं दिया है। मैं उतना मेहनत किया हूं, मैं उतनी तपस्या किया हूं। हाँ, आप यह सबक सिखाना चाहते हैं ना मुझसे कि जो तपस्या के लिए मैं वो तपस्या करके जो वरदान लिया हूं उस पर मुझे घमंड है। तो हाँ, मुझे घमंड है। मैंने मेहनत किया है तब आप मुझे दिए हैं वरदान, कोई फ्री में नहीं दे दिए हैं। और मुझे उस पर घमंड करने का अधिकार है क्योंकि मैंने मेहनत से वह वरदान प्राप्त किया है। आप मुझे बर्बाद करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन मैं भी मानने वाला नहीं हूं। मैं तपस्या से उस वरदान को प्राप्त किया हूं। चलिए माना कि मैं गलत हूं, लेकिन मन में यह भी था कि अगर विष्णु मुझे मारेंगे तो मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा। इसका मतलब आप रावण जैसा नहीं, लेकिन रावण जैसा तपस्वी, उसकी अच्छाइयों को लीजिए। तो रावण जैसी तपस्वी की स्थिति अपनाइए, उसके घमंड को नहीं। राम जैसा गर्व लीजिए और रावण जैसी तपस्वी की भांति अपनाइए। उसके चंगुल में रावण जैसा विद्वान धरती पर जन्म कहां लिया? उसके चंगुल में सारे देवता रहा करते थे, जो कहता था सो करते थे, लेकिन उसकी ताकत ने उसके गर्व को घमंड में बदल दिया और वह दूसरे किसी की बात नहीं सुनता था। जो मंत्री थे वे चाटुकार हुआ करते थे और इस तरह की स्थिति उसके ज़्यादा तेवर ने उसको बर्बाद करने का काम किया। इसलिए आपके पास ताकत हो, आपके पास जानकारी हो, आपके पास विद्वता हो, लेकिन उस पर घमंड मत कीजिए। उससे दूसरे को परेशान मत कीजिए अपने जानकारी से। यह नहीं कि अब मैं जान गया हूँ, कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई मुझे वो आ गई है, तो मैं कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसको परेशान करूंगा। कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वह बोलते हैं, और जो बुर्बक हैं वह बहुत सारे तर्क करते हैं। आप उनमें से किस में से हैं? आप उनमें से किस में से हैं? तर्क किससे किया जाता है? दोनों आदमी के पास जानकारी की बहुलता हो तो तर्क कीजिए, अथवा जो तर्क है बेतुका तर्क है जो आपके पास है वह भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वैसे व्यक्ति से कदापि तर्क ना कीजिए जबकि आप देख रहे हैं कि उसके पास कोई जानकारी नहीं, केवल हठधर्मिता है। उससे तर्क कदापि नहीं कीजिए, खुद को बर्बाद कर लीजिएगा आप। इसलिए मैं आपको यही सलाह देना चाह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों से जब बात कीजिए तो पढ़ाई की बात कीजिए। आपको यदि मनोरंजन करना है तो आप किताब, नई नई किताब खरीद करके रखिए, मनोरंजन किताबों से कीजिए। यदि आपको एकाग्र होकर के स्थिर सोने का मन है तो शांति से 1 आध घंटा सो लीजिए, लेकिन उसके पहले, सोने के पहले टारगेट भी बना करके सोइए। सोने के पहले टारगेट बना करके सोइए कि जब मैं 1-2 घंटे बाद उठूंगा तो किताब बगल में है, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर मुझे खत्म करके याद कर लेना है। इसका टारगेट बना करके सोइए। आप सोइए तो पढ़ने के मन से और जगिए तो पढ़ने के मन से, यानी केवल और केवल आपका जो मन लगे वह पढ़ाइयों में लगे। आप वैसा प्रेम मग्न हो जाइए पढ़ाई में जैसे वो राधा कृष्ण की स्थिति जानते हैं, लैला मजनू की स्थिति जानते हैं, हीर रंझा की स्थिति जानते हैं, वैसे आप किताबों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। देखिए तो आपका भी नाम, आपकी भी स्थितियाँ, आपका भी कैरियर निश्चित रूप से वैसा ही शिखर पर जाएगा जैसा कि आप सोच रहे हैं, उससे भी कहीं बेहतर जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी ना, उसके लिए थोड़ा सा किताबों से प्रेम तो करना ही पड़ेगा ना। तब उसके लिए लगातार सोते जगते उठते बैठते
किसी से बात करते केवल पढ़ाई की बात तो कीजिए, केवल जानकारी की बात तो कीजिए, केवल सब्जेक्ट की बात तो कीजिए, केवल नई नई करंट समसामयिक महासागर और नया नया पॉइंट्स जो आ रहा है उसको याद करने में तो लगाइए। देखिए तो कैसे कंपटीशन नहीं निकलता है, आ रहा है। आप जानते हैं बहुत सारी बहाली आ रही है, एग्जाम भी तुरंत होंगे भी, चुनाव है। सबसे पहले टीचर की बहाली लगभग 94,000 से लेकर के 1 लाख बहाली इसमें है आपके टीचर में। और सबसे बढ़िया स्थिति जो NIOS 1.5 साल वाला भी 18 महीने का भी जो कोर्स किए कन्फर्म हो गया। नीतीश सरकार को मैं कहता हूं ना कभी कभी कि अब मोहम्मद बिन तुगलक से तुलना करूं तो अच्छा नहीं होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। यह वह व्यक्ति है जब पटना हाई कोर्ट ने कह दिया कि NIOS DLED जो 18 महीने का है उसकी मान्यता आप इसलिए दीजिए कि 6 महीना का अनुभव भी पढ़ाते हुए लोगों को ही आप NIOS कराए हैं। तो 6 महीने का अनुभव और 1.5 साल का आपने कोर्स कराया 18 महीने का, तो 2 साल का कोर्स हो ही गया। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, पटना हाई कोर्ट ने, इसने नीतीश जी ने मानने से इनकार कर दिया, कहा कि हम अपील करेंगे, अपील कर दिए फिर हाई कोर्ट में, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जब NCERT लेकर के उसको कहा कि भाई इनको मान्यता दीजिए, यह जो है 18 महीने वाले कोर्स वाले NIOS वाले भी अब टीचर बनेंगे, तो नीतीश जी को अब लग रहा है कि बापी तो केंद्र सरकार वाला भी वही कह रहा है जो पटना हाई कोर्ट कहा है, तब जाकर के अपनी वो अपील जो किए हैं उसे वापस लेंगे, अभी लिए नहीं है, वापस लेंगे और यह बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अपना कुछ भी सोच नहीं है, निरंकुशता थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है, जो मन करता है सो करते हैं, जो मन में जो दिमाग में आ गया वही शुरू कर देते हैं। अच्छा, NIOS DLED अगर पहले ही मान लिए होते या कि हम ले लेंगे जैसे पटना हाई कोर्ट ने कहा था, तो फिर यह समस्या आगे तो नहीं बढ़ती। यह अपने से नहीं ले रहे हैं। अगर नीतीश जी बहाली भी कर रहे हैं तो इसका ध्यान रहे कि नीतीश जी बहाली नहीं कर रहे हैं, यह तो दिया हुआ NCERT का है जो उसके द्वारा जबरदस्ती थोपा गया, तब जाकर के बहाली कर रहे हैं। नहीं तो सुनने वाले कहाँ थे, तो अपील तक कर दिए थे, ये अभी अपील वापस लेना भी बाकी है। तो इसलिए हठधर्मिता ज़्यादा हो गई है, जो इनको अब यह लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे बेहतर है बिहार में, उससे ज़्यादा कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। और आने वाले दिनों में वही तो किया था, रावण की भी वही दशा हुई थी। तो लगातार लोग समझा रहे थे कि भाई सीता को लाना सही नहीं है, कह रहा था कि जाइए ना, जो भी होगा सो हम देख लेंगे, हमारे पास ताकत है। लगातार लोगों को हटाते रहा। वही स्थिति NIOS में हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी अपील पर अपील, अपील पर, और इस तरह के कई मामले को मैं बताऊंगा। आपके बिहार पुलिस के एग्जाम से लेकर के बिहार दरोगा के एग्जाम और कई एग्जामों में जिस पर सभी लोगों का, समाज का यह कहते हैं कि प्रमाण दीजिए। अरे प्रमाण क्या दें, जो सारा का सारा प्रमाण है। लड़के सब मेहनत कर रहे हैं, युवा वर्ग लगातार दिन रात पढ़ रहा है, और पता नहीं कौन सा आप सिस्टम लगा कर रखे हैं कि क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। ये क्या सिस्टम है बताइए? पढ़ने वाले लड़के कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में जाएंगे? और ऐसा हो रहा है, आप जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भैया मैं कोई अलग से चीज़ बता रहा हूँ, हर लोग जानता है। आपने वो स्टेट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, STT का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। जिस दिन आप पर दबाव आ रहा था उस दिन तो कैंसिल नहीं किए, लॉकडाउन में एकाएक कैंसिल कर दिए। ये क्या मतलब है? जो मन करता है सो करते हैं। जिस दिन कहा गया कि कैंसिल कीजिए, ये वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन निकला था, ये हुआ था, वो कुछ नहीं, और लॉकडाउन अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इसका तो यही मतलब है कि उनके मन में जो आएगा वही होगा, जो मन में नहीं आएगा वो नहीं होगा, जो चाहेंगे वही करेंगे। अच्छी बात है, निरंकुशता जब हद को पार करती है तभी जाकर के गिरने की स्थिति भी आती है, और वह भी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने करियर को, आप अपने लाइफ को, आप अपने आने वाले दिनों के लिए आप भी तपस्वी, क्वारंटाइन हो जाइए, एक रूम में क्वारंटाइन हुई, और उसके लिए थोड़ी सी तपस्या, परेशानी, घुटने का दर्द, आँखों में जलन, आँखों में आंसू, थोड़ी बहुत परेशानियाँ होते रहेगी, जिसे झेलने की आदत बना लीजिए। और जब झेलने की आदत हो जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप हमेशा और हमेशा स्टार्स की तरह चमकने लगिएगा। और स्टार्स की तरह चमकने के लिए थोड़े से लगातार
बिना किसी रुकावट के अपने घर, परिवार, दोस्त, समाज, रिलेशन, शादी ब्याह सबसे दूर एक कोने में, एक रूम में खाने पीने की व्यवस्था के साथ घर वाले सब कुछ कर दिया करते हैं। केवल और केवल आपका काम पढ़ाई रह जाए, केवल सब्जेक्ट ख़त्म करना रह जाए, केवल आपको आगे बढ़ना रह जाए। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब छोटे छोटे बातों के चक्कर में पड़ कर के आप उस बात को बड़ा भी ना बनाएं और उसको नज़रअंदाज करते हुए आप पर किए जा रहे कमेंट को पूरी तरह से खारिज करते हुए आप अपने कैरियर को उस मुकाम तक पहुंचाएं जिसके लिए आप इच्छित हैं, जिसकी इच्छाएं आप पर भारी है और जो लगातार आगे बढ़ने, कैरियर को बनाने और अपने घर परिवार को, पिछली, अभी आने वाली पीढ़ी तीनों को संवारने वाला है, उसके लिए कुछ कर गुजरें। यही आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छी स्थिति होगी। इसलिए सभी लोग यह तो कम से कम अब देख ही लिए होंगे कि थोड़े बहुत की स्थिति में बिहार में इतनी अच्छी स्थिति, इतना अच्छा मौसम, इतना पहले बैक से मौसम जो चेंज हुआ है, गर्मी का लगभग नामो निशान जैसी स्थिति न के बराबर है। यहाँ जो गर्मी पड़ ही रही है, 2-3 दिन के अंतराल में बारिश लगातार होना, मौसम का ठंडा होना, यह कहिए कोरोना वायरस का भी देन है। यह अच्छा है या बुरा? अभी के लिए अच्छा, बारिश का कम से कम अच्छा इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि अभी खेती के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। बहुत सारे वो फसल के लिए सब्जी वगैरह खेती और अन्य के लिए धान वगैरह के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए कुछ अच्छा सिखाया। और इस स्थिति में, इस मौसम में आप लोग घर पर बैठ कर के, क्वारंटाइन हो कर के अपने कैरियर, अपने लाइफ को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में भरपूर मेहनत कर लीजिए। जैसे ही क्लास खुलेगा, जैसे ही क्लास चलेगा, आप सब लोगों को फिर उसी स्थिति में लाऊंगा जो कभी एनर्जी की समाप्ति, लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लगातार वह करने के लिए आप आताताई हो जाइएगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं फिर वो एक्ट जो आए हुए था उसके बारे में। और इस एक्ट के बारे में एक एक्ट हटा के 1833 वगैरह हम लोग कर दिए हैं, 1853 भी शायद हो गया है। और आज हम चलते हैं 1853 के बाद 1858 में। और 58 में जो भारत शासन अधिनियम, जो चार्टर एक्ट आया था, वह क्या था? सबसे पहले स्थिति थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। 1857 के विद्रोह के बारे में आप जानते हैं कि 1757 की पलासी की लड़ाई के 100वीं वर्षगांठ पर 1857 का विद्रोह हुआ। 1757 की 100वीं वर्षगांठ पर 1857 का विद्रोह होता है। और इस 100वीं वर्षगांठ पर होने का कारण यही था कि यह 100वीं वर्षगांठ पर जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को नेस्तानाबूद करने का शायद कसम खा लिया था, यहाँ के धन संपत्ति, हीरे जवाहरात को ले जाकर के ब्रिटेन पहुंचाना, तथा यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करना, अपने जस का प्रचार करना, अपनी शिक्षा व्यवस्था को थोपना, यानी सारी व्यवस्थाओं को ईसाई धर्म के अनुसार चलाना अंग्रेजों की नीति में बन गया था, जो भारतीयों को कदापि पसंद नहीं था। और इस तरह की क्षेत्र विस्तार की नीति अंग्रेजों की भारत को नागवार गुजरी। और यह 1757 की पलासी की लड़ाई की 100वीं वर्षगांठ पर 1857 में शायद भारत के राजाओं ने मिलकर के इकट्ठा होकर के अंग्रेजों को भगाने की मुहिम जो छेड़ी, यही 1857 की महान क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए काफ़ी हुआ करता था। इतने भयंकर विद्रोह के बारे में इतिहास में चर्चा कर चुका हूं। अंग्रेज भागने के लिए भी तैयार हो गए थे, यहाँ से जाने के लिए भी तैयार हो गए थे, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके रेडी हो गए थे कि अब भारत में रहना मुमकिन नहीं। जिस तरह से भारतीयों ने आंदोलन को अंतिम कगार पर पहुंचाया है, अंग्रेजों को भागना लाजमी हो गया था। लेकिन जिस तरह से आज भी कुछ नेतागिरियों में वो चमचे हुआ करते हैं, उस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में भी चमचे हुआ करते थे। और वह चमचे जो अंग्रेजों के साथ रहा करते थे भारतीय, वही भारतीयों ने भारतीयों का ही पोल खोल करके अंग्रेजों को बता दिया। और जहाँ जहाँ भारतीय छुप करके आंदोलन कर रहे थे, झांसी की रानी से लेकर के तांत्या टोपे को बताने का काम हमारे भारतीयों ने ही किया, जो अंग्रेजों को जाकर के बता दिया और जिसे पकड़ करके गोली मारी गई, भगाया गया और क्या क्या उसके साथ सलूक किया गया। अतः 1857 का विद्रोह हम अंग्रेजों के द्वारा नहीं हारे, बल्कि भारतीयों के द्वारा हार गए, क्योंकि भारतीयों ने ही इसमें इतनी बड़ी कमी बेसी उतार चढ़ाव किया और अंग्रेजों का सपोर्ट कर दिया कि भारतीयों ने ही बैकडोर से अंग्रेजों को जिताने का भी काम कर दिया। और यही चाटुकारिता और चापलूसी की नीति भारत की हमेशा बर्बाद की कगार पर पहुंचाती है। और चाइना के पहले आज़ाद होने के बावजूद भी हम लोग ये
कुछ चमचाओं के वजह से आज देश उस कगार पर है जो बार बार चाइना आंख दिखाता है और भारत को बर्दाश्त करके उसका केवल रिएक्शन देखने को मिलता है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर नेताओं की, चाइना में नेताओं की कमी है, कम्युनिस्ट सरकार है और यहाँ पर नेताओं की भरमार है और जितना हो सके लूट करके रख लो। और कोई भी नेता वैसा नहीं जो करोड़पति तो छोड़ दीजिए और अरबपति के कगार पर नहीं हो, कुछ को छोड़ करके मैक्सिमम अरबपति हैं और जनता के खाने का नसीब नहीं, जनता की क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और कुछ संगठन इसमें काम कर रहे हैं, संगठन खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता मंत्री को कभी आपने नहीं देखा। सोनू सूद जैसा अभिनेता जो पूरे देश में छा गया, क्या किसी नेता को आपने देखा है जो जिंदगी भर देश की सेवा के रक्षक के रूप में भक्षण का काम किया हो और वह जनता की सेवा किया हो? ऐसा कभी नहीं ना। मतलब इस देश को लूटने में कुछ चुनिंदे लोगों का काम है। वह चाहे मुझे जो मन करे सो कर दे लोग। मैं भले लाइव क्लास चला रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि ये कुछ भी हो जाए, लेकिन इस चीज़ को अगर मुझे पकड़ा भी जाता है तो मुझे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं बोलने का अधिकारी हूँ। मुझे कुछ भी कहा जाए तो मैं एक एक चीज़ को बताऊँ। अगर इतने सारे नेता मंत्री नहीं होते और कुछ लोगों का यह गिरवी भारत नहीं हुआ करता तो भारत की यह स्थिति कम से कम तो नहीं होती कि भारत आज इस दशा में होता कि गरीबी में मर रहा है और अमीर लगातार अमीर होते जा रहा है। यह खाइयाँ जो इतनी बड़ी हुई है, इसी का तो कारण नक्सलवाद है। यही सब तो देख रहे हैं। कम से कम दोनों को पाट करके रखना चाहिए। हम किस लिए इतने पैसे कमा करके जाते हैं? हर लोगों को मरना है तो कम से कम गरीबी अमीरी को पाट कर कहीं आगे बढ़ने का काम अगर भारत करता तो आज भारत की जो दुर्दशा इस 70 साल आज़ाद होने के बावजूद भी है, ऐसी स्थिति नहीं होती। क्योंकि चाइना हमारा, अगर जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या में विकास का रोड़ा हमारा भारत में जनसंख्या है तो है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन यह तो चीज़ चाइना में भी है। चाइना में भी विकास के रोड़े, हमसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश, फिर भी इतना विकास, इतना डेवलपमेंट, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाला कैसे हो गया? इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमारा अग्रेतर है, जो हमारा सर्वोपरि है, वही शायद काम ढंग से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भारत की स्थिति आज जस की तस पड़ी हुई है। जो भी हो, 1857 के विद्रोह में भी यही देखने को हमें मिलता है कि 1857 के विद्रोह में कुछ पिछलग्गू, कुछ चमचे भारतीयों ने अंग्रेजों का सपोर्ट कर दिया, जिसके चलते देश जो 1857 में आज़ाद हो जाना चाहिए था, अंग्रेज उसी समय चले जाते और 1857 के बदले जाकर 90 साल बाद 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, अगर 90 साल देश अंग्रेजों द्वारा बच जाता, अंग्रेजों द्वारा नहीं लूटा जाता, इसका दोहन नहीं होता, तो शायद भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर और भारत की लकीर कुछ अन्य होती, कुछ अलग होती। लेकिन 90 साल तक लगातार लुटवाने में किसी का सहयोग रहा है तो कुछ भारतीय चमचों का, जो अंग्रेजों का सपोर्ट करके 1857 के विद्रोह को असफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हालांकि 1857 का विद्रोह जिस तरह से झकझोर करके रख दिया अंग्रेजों को, अंग्रेज यह सबक सीख गए कि भारत में किसी भी तरह अपने धर्म का प्रचार, ईसाईयत धर्म का प्रचार करना ठीक नहीं है। और किसी भी तरह अब अंग्रेज जो अन्य क्षेत्र, जो छोटे छोटे राजा राज्य करते थे, अभी ब्रिटेन के कब्जे में नहीं था, अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, उसको उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि अब हम किसी भी क्षेत्र को अपने कब्जे में शामिल नहीं करेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करेंगे, भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और धीरे धीरे भारत में यह चुनावी पद्धति की भी शुरुआत होगी और लोग यहाँ भी शासन प्रशासन चलाने के सीखने की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया की एक छोटी शुरुआत कर दी जाएगी। तो यह प्रक्रिया भी सिस्टम में सब आना शुरू हुई और इसीलिए 1857 के विद्रोह के बाद एक एक्ट आया जिसे 1858 का एक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह 1858 का एक्ट यही कहता है कि अब अंग्रेज भारत में ईसाईयत धर्म का प्रचार करना बंद कर दिए। जो राजा के पास अपनी संतान हो न हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन वो लोग अपने राज्य में, वो लोग अपने ब्रिटेन में अंग्रेजी शासन में उस क्षेत्र को नहीं मिलाएंगे और भारतीय शिक्षा का प्रचार, भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी अब भारत को छूट मिलनी लाजमी हो गई और यह धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। जो पहले की स्थिति थी अब उससे हम हट गए और अब नया नया सिस्टम, यानी अंग्रेज थोड़ा सा निश्चित रूप से भारतीयों से डरने लगे और इसका अंतिम रिजल्ट 1885 में
कांग्रेस की स्थापना के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज जो थे अपने लिए, खुद के लिए किए थे, यह भारतीयों के लिए नहीं किए थे, लेकिन दिखावे में भारतीयों के लिए ही हुआ था, ताकि भारतीय नेतृत्वकर्ता इकट्ठा होकर अपनी बातों को प्रत्येक साल या साल में 2-3 बार भी बैठक करके अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने रखे, अंग्रेजों से अपनी मांग को मांगे, अंग्रेज उस पर विचार करके उस मांग को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसके लिए स्थापित किया गया था, जिसे एलन एक्टोवियम ह्यूम ने स्थापित किया था 1885 में। हालांकि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हो गई थी, लेकिन दादा भाई नेहरूजी के कहने पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो भी काम किया हमारे नाम पर, अपने फायदे के लिए किया। हमारे नाम पर, भारतीयों के नाम पर अंग्रेज अपने फायदे के लिए काम किए। और इस तरह से 1885 का जो विद्रोह हुआ, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, वह अंग्रेजों के लिए एक नासूर साबित हुआ। और यह कांग्रेस की स्थापना किए तो अपने लिए थे, लेकिन यह स्थितियां बदल गई और इतनी महत्वपूर्ण यह पार्टी हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि अंततः देश आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और कांग्रेस ने पूरी तरह से अंग्रेजों के नींव को हिला दिया और इस तरह से देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। और यह दिया हुआ गिफ्ट 1885 का, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही यह स्थिति शुरू हो जाती है। और इसका कारण था 1857 का विद्रोह। 1857 की भयंकर क्रांति ने, महान क्रांति ने, पहला स्वतंत्रता आंदोलन ने, पहला स्वतंत्रता संग्राम ने इस 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः देश आज़ाद कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई। अतः कोई भी युद्ध, कोई भी आंदोलन, कोई भी किया हुआ काम, कोई भी मेहनत आने वाले दिनों में कुछ दिन बाद ही सही सफल जरूर होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से 1857 का विद्रोह अंततः धीरे धीरे ही सही एक लंबे अरसे के बाद 1947 में 15 अगस्त को सफल होते हुए दिखता है, यह आंदोलन का अंतिम कड़ी होता है। इसलिए आपका